प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तब भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, चालाक और बुद्धिमान में क्या अंतर है? तब माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। फिर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, इसे ध्यान से सुने। प्रतापगढ़ नामक राज्य में रहने वाला हरिकांत नामक एक गरीब लकड़हारा था। हरिकांत बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था, लेकिन वह एक नेक आदमी भी था। अपनी गरीबी के बावजूद वह अपने जीवन को सुखी और संतुष्टिपूर्वक बिता रहा था। उसकी पत्नी गर्भवती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, आज मुझे हलवा खाने का मन है, पर घर में बेसन भी नहीं है। अगर आप घी और गौरी ये सब चीजें लाएंगे तो हम हलवा खा सकते हैं। हरिकांत ने उसे कहा, चिंता मत करो, मैं बाजार से ये सभी चीजें कराऊंगा। जब वह अपने घर से बाहर निकला तो उसने सोचा, हे भगवान, मैंने तो अपनी पत्नी को वादा किया है, लेकिन मैं कहां से और कैसे लाऊं? मेरी जेब में तो एक भी पैसा नहीं है। वह ऐसे सोचने लगा, चलो अपने पड़ोसी करण सिंह के पास चलता हूं, वह जरूर मुझे कुछ पैसे उधार दे देगा। जब हरिकांत अपने पड़ोसी के घर में पहुंचा तो पड़ोसी ने कहा, अरे हरिकांत, तुम आओ, क्या हालचाल है और भाभी कैसी है, और सब कुछ ठीक तो है? तो हरिकांत ने कहा, हाँ भाई, सब ठीक ही है, मगर अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी थी। सोचा तुमसे उधार ले लूं, बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा। पड़ोसी करण सिंह मन ही मन में सोचने लगा, यह गरीब भला कहां से उधार चुकाएगा? इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। यह सोचकर वह बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त पर आए हो मित्र। देखो ना, मैं तो वैसे ही राजा का कर्जदार हूं, पर तुम्हारी ही तरह गरीब हूं। आजकल तो मेरा हाथ भी बहुत ही तंग चल रहा है। अब अपनी हालत के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं? हरिकांत कहता है कि भाई, आज तुम्हारी भाभी का मीठा खाने का मन कर रहा था, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं बाजार से कुछ खरीद सकूं। तुमने भी मना कर दिया। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूं। तभी करण सिंह की पत्नी की आवाज आई कि खीर तैयार है। उसकी पत्नी की आवाज सुनकर हरिकांत थोड़ा परेशान हो गया। फिर हरिकांत ने सोचा, मेरी पत्नी ने शायद खिचड़ी बना ली है, शायद पेट भरने योग्य भोजन तैयार किया हो। अब तो आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करें, मजबूरी है। इसके बाद हरिकांत उसके घर से चला गया। बाहर निकलकर हरिकांत सोचने लगा, करण सिंह मुझे कुछ देना नहीं चाहता था, इसीलिए कुछ न होने का दिखावा कर रहा था। रसोई घर से अच्छी अच्छी सुगंध भी आ रही थी। जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। वह अपने ही विचारों में डूबा हुआ था और सोच रहा था, अब क्या करूं? किसके पास जाऊं? कौन देगा मुझे उधार? लगता है कि पत्नी की इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। चलते चलते हरिकांत की नजर एक बड़े सुंदर घर पर पड़ी, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी। निकट से गुजरते हुए एक राहगीर को रोककर हरिकांत ने पूछा, क्यों भाई, किसका मकान है ये? आज इतनी सजावट क्यों है यहां पर? तब राहगीर, अरे तुम्हें नहीं मालूम, यह नगर के सेठ भानु प्रसाद जी की हवेली है। विवाह के 15 साल के बाद सेठ जी के यहां पर बेटे का जन्म हुआ है। ऐसी धूमधाम में अब वह खर्चा नहीं करेंगे तो कब करेंगे भैया? राहगीर ने आगे कहा, आज सेठ जी के बेटे का जन्म हुए 5 दिन बीत चुके हैं। कल छठी की पूजा की जाएगी, नामकरण संस्कार होगा, मगर यह सजावट और धूमधाम शायद कई महीनों तक चलेगी। इस सब को सुनकर हरिकांत ने मन में यह सोचना शुरू किया, कल दावत होने वाली है, लेकिन मेरी पत्नी प्रेमवती आज ही हलवा खाने की इच्छा रख रही है। हरिकांत अपने मन में कुछ तरीके बनाने लगा। कुछ समय बाद उसके मन में एक उपाय आया और उसकी आंखें चमक उठीं। वहां से निकलकर वह सीधे बाजार गया और एक बेसन व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी से कहने लगा, राम राम सेठ जी,
बेसन की कितनी बोरियां हैं? गोदाम में। सेठ ने कहा। राम राम। भैया कहाँ से आए हो? मैं सेठ भानु प्रसाद के यहाँ से आया हूँ। कल उनके एलवीडीएचके का नामकरण संस्कार है। लड़ ढका हुआ है। सेठ जी को सेठ ने भी कहा। अच्छा, तब तो हमारी तरफ से बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरियां बेसन चाहिए? सेठ जी को हरिकांत कहता है, यह तो मुझे पता नहीं। मुझसे तो केवल यही कहा गया है कि लाला किशनपाल के यहाँ पूछ लो कि गोदाम में कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन नमूने के रूप में ले आओ। सेठ बोला, देखो भाई, गोदाम में रखने का तो अपना धंधा नहीं है, फिर भी यूं समझ लो कि कम से कम 30-40 बोरियां होंगी, और इतने में तो सेठ जी का काम चल ही जाएगा। और जहां तक नमूने के तौर पर तुम्हें बेसन देने की बात है, वो मैं अभी दिलवा देता हूं। सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई। हरिया हरिया। अरे भाई हरिया, जल्दी इस आदमी को एक पाव बेसन दे दो, या नमूने के तौर पर ले जाकर अपने सेठ भानु प्रसाद जी को दिखा देगा। हरिकांत ने एक पाव बेसन लिया और वहां से चलता बना। इसके बाद हरिकांत वहां से एक घी के व्यापारी के पास पहुंचा और बोल, राम राम। लालाजी जय राम जी की। घी के 50 पीपे होंगे। सेठ जी ने कहा, 50 क्यों मिल जाएंगे, पर तू आया कहां से है? अरे किसने भेजा है तुझे? हरिकांत कहता है, मुझे सेठ भानु प्रसाद जी ने भेजा है। कल उनके बेटे का नामकरण संस्कार है। उन्होंने कहा है कि खुले पीपे से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते आना। सेठ ने कहा, तो क्या कल जो घी मुझसे गया था वह मिलावटी था क्या? जाकर कह देना अपने सेठ से लेना है तो ले, नहीं तो ना ले, नमूना हम नहीं देते। उसकी बात सुनकर हरिकांत हैरान रह गया और चुपचाप वहां से खिसक गया। नगर में घी के कई और व्यापारी भी थे। हरिकांत एक दूसरे घी के व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात सुनाई। वो सेठ कहने लगा, अरे सेठ भानु प्रसाद ने हमें याद किया। यह हमारे भाग्य का फल है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी घी देता हूं। फिर सेठ ने हरिकांत को थोड़ा सा घी दिया। हरिकांत बहुत खुश हो गया और घी के साथ वहां से चला गया। फिर हरिकांत एक व्यापारी के पास गया और वही बात कही कि नगर के सेठ भानु प्रसाद ने भेजा है और थोड़ा सा गुड्डा चाहिए। व्यापारी ने बड़ी खुशी से एक डेली गुड्डा हरिकांत को दिया और कहा, यह गुड्डा बहुत अच्छा है, जल्दी बताओ कितनी बोरियां भेजूं। हरिकांत ने गुड्डा की ठेली ली और वहां से चला गया। अब हलवा बनाने के लिए सभी सामग्री उसके पास थी। शाम को वह अपने घर पर पहुंचा और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। पत्नी बोली, आप सारा सामान ले आया। मैं सोच रही थी कि आज मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाएगी। चलिए, मैं तुरंत हलवा बना देती हूं। पत्नी ने तेजी से हलवा बनाया। संयोग की बात है, उसी रात को राज्य के राजा प्रताप सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे, और ठीक उसी समय वह लकड़हारे हरिकांत की झोपड़ी के बाहर खड़े थे और दोनों पति पत्नी की बातें सुन रहे थे। अंदर झोपड़ी में हरिकांत ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भगवान, तुमने हलवा तैयार तो कर दिया है, मगर हम इसे अभी नहीं खाएंगे। पत्नी बोली, क्यों? तब हरिकांत ने कहा, अरे वह अपना पड़ोसी है ना, करण सिंह। तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया था, तो वह कह रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी हलवा खाने की है। अगर वह इस वक्त यहां पर आ गया तो हमें न चाहते हुए भी हलवे में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से क्या आएगा? तो तुम थोड़ा सब्र करो, मैं थोड़ा हलवा उसे दिया हूं। फिर वह बाहर जाता है और करण सिंह को हलवा देकर बोलता है कि ले खा ले भाई, तेरी भाभी ने भेजा है। इस पर करण सिंह बहुत शर्मिंदा होता है। फिर वह वहां से वापस अपनी झोपड़ी में जाता है। तभी दिया से तेल खत्म हो जाता है और वह बुझ जाता है। उसकी पत्नी ने कहा, हाय राम। फिर दिया बुझ गया। अब अंधेरे में ही हम दोनों बैठकर हलवा खाएंगे। दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया। वह दोनों अंधेरे में ही बैठकर हलवे का आनंद लेने लगे। उसी क्षण राजा प्रताप सिंह भी झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उनके साथ बैठकर हलवा खाने लगे। दोनों पति पत्नी इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा आदमी भी उनके साथ बैठकर हलवा खा रहा है। राजा प्रताप के आगमन से हलवा तेजी से खत्म हो गया। हरिकांत और उनकी पत्नी दोनों हैरान हो गए। हरिकांत ने अपनी पत्नी से कहा, हे भगवान,
हलवा इतनी जल्दी खत्म कैसे हो गया? उसकी पत्नी ने तुरंत दिया जलाया। तब हरिकांत ने देखा कि वहां एक तीसरा व्यक्ति भी है और वह हैरान हो गया। फिर पूछा, तुम कौन हो भाई? फिर राजा कहता है, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया है। यह स्वर्ण मुद्रा मेरी तरफ उपहार के रूप में रखो। हरिकांत ने कहा, नहीं भाई, तुम हमारे मेहमान हो और मेहमानों से कोई कीमत नहीं ली जाती। दुख है कि तुमने चुपचाप हलवा खा लिया, जिससे मेरी पत्नी के लिए कम बचा। मैंने मेहनत करके हल्का सामान इकट्ठा किया था। राजा चौंक गए और पूछा, वह कैसे लाया था? यह सामान तुम कैसे लाए थे? हरिकांत ने सच्चाई को बिना झूठ बोले बताया कि उसने बेसन, घी और गुड़ का इंतजाम कैसे किया था। फिर बोला कि अब सारा सामान खत्म हो गया है, अब हलवा और नहीं बन सकता। तब राज कहता है, मुझे माफ करना मित्र, मैं मजाक में तुम पति पत्नी की इच्छा की पूर्ति में बाधक बन गया। अब तुम मुझसे स्वर्ण मुद्रा भी लेने को तैयार नहीं हो, किंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, इसलिए मेरी एक बात मानो। कल सुबह तुम महाराज प्रताप सिंह के राज्य दरबार में जाना हो। अवश्य ही तुम्हारी कोई ना कोई सहायता करेंगे। इतना कहकर राजा प्रताप सिंह वहां से चले गए। महल में आकर उन्होंने अपने वस्त्र पहने और अपने पहरेदार को आदेश दिया, कल एक गरीब आदमी महल में आएगा जिसका नाम हरिकांत है। उसे बिना किसी रोक टोक के और सम्मान के साथ मेरे सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। पहरेदार ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अगले दिन सुबह के समय हरिकांत की पत्नी ने हरिकांत को उठाया और कहा, आज आपको तो राजमहल जाना है। हरिकांत कहता है, ठीक है, उठ रहा हूं। वह उठकर जाने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, सुनिए जी, आप पहली बार राजमहल जा रहे हो, क्या खाली हाथ जाओगे? महाराज के लिए तुम्हें कोई भेंट ले जानी चाहिए। हरिकांत बोला, अरे हमारे पास है ही क्या महाराज को देने के लिए? पत्नी बोली, अरे आप चिंता मत कीजिए, जाइए राजमहल में देखिए क्या होता है और सुनिए। जहां तक उनको उपहार देने की बात है, परसों ही मैंने एक कबूतर पकड़ा था। मैंने उसके पैर काट दिए हैं उसको पालतू बनाने के लिए। आप तो लकड़ी काटने के लिए जंगल चले जाते हैं और दिन भर में घर में अकेली रहती हूं। सोचा था कि उस कबूतर से अपना दिल बहला लिया करती थी। आप वही कबूतर महाराज को उपहार देने के लिए ले जाइए। हरिकांत अपनी पत्नी की बात मानकर राजमहल की ओर चल दिया। ठीक उसी समय राजमहल के पहरेदारों ने राजा प्रताप सिंह के पास आकर कहा कि एक दूत उनसे मिलना चाहता है। सूत को महाराज के सामने उपस्थित किया गया। दूत बोला, महाराज की जय हो, मैं चारुदत्त सुल्तानगढ़ के राजा का राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। राजा बोले, क्या पैगाम भेजा? राजदूत हमें बताओ। दूत बोला, महाराज, यह पैगाम सांकेतिक है जो आपको समझना होगा और फिर उसका उत्तर देना होगा। यह कहते हुए उस दूत ने खरिया से फर्श पर एक गोल घेरा बना दिया और जेब से कुछ गेहूं के दाने निकालकर उस गोल घेरे के चारों ओर फैला दिए। इसके बाद वह राजा से बोला, महाराज, यही पैगाम है, अब आप इसका क्या उत्तर देना चाहते हैं? यह देखकर महाराज सोचने लगे, यह इस दूत ने हमें किस मुसीबत में डाल दिया। सुल्तानगढ़ हमारे राज्य से 20 गुना ज्यादा शक्तिशाली और विशाल राज्य है। उसके राजा सुल्तान सिंह को अप्रसन्न नहीं किया जा सकता। राजा की समझ में इस पैगाम का कोई उत्तर नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने महामंत्री से कहा कि बताए इस पैगाम का क्या अर्थ है, परंतु महामंत्री और बाकी सभी मंत्री मिलकर भी इस पैगाम का कोई उत्तर न समझ सके। पूरे राज दरबार में सनसनी और भय का माहौल पैदा हो गया। महामंत्री ने राजा से क्षमा मांगते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन सुल्तानगढ़ हास के राजा का यह संदेश मेरी समझ से बाहर है और बाकी दरबारी भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल पा रहे हैं। राजा सोचने लगे, अरे अब हम क्या करें, इस पैगाम का क्या उत्तर दें? इस राजदूत को तभी राज दरबार में हरिकांत का आगमन हुआ। हरिकांत ने महाराज को देखकर प्रणाम किया। उन्हें देखते ही हरिकांत समझ गया कि यह वही व्यक्ति है जो रात को भेष बदलकर मेरे घर पर आया था। राजा ने भी हरिकांत को पहचान लिया। राजा प्रताप सिंह की नजर जैसे ही हरिकांत पर नजर पड़ी, उन्हें पिछली रात की घटना याद आ गई। दिमागी रूप से बेहद परेशान होने के बावजूद उन्होंने बड़े ही प्यार से हरिकांत का स्वागत किया और श्रद्धालु
तुम्हारे बारे में हम बिल्कुल भूल गए थे, इसलिए तुम्हारे स्वागत का कोई इंतजाम नहीं किया था। हरिकांत बोला, महाराज, मैं तो आपका सेवक हूं और आपके दर्शन के लिए आया था। मेरे लिए यही बहुत है कि आपने मुझे पहचान लिया। मैं क्षमा चाहता हूं। कल मैंने आपको नहीं पहचाना था। अगर मैंने कोई भूल की हो तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। राजा, अरे माफी की क्या बात है, बल्कि हमें माफी मांगनी चाहिए कि हमने तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की इच्छा में बाधक बन गए। राजा प्रताप सिंह और हरिकांत की बातों को मंत्री और दरबारी समझ न सके। थोड़ी देर बात करने के बाद हरिकांत ने राजा प्रताप सिंह के चिंतित चेहरे को देखकर समझ गया कि महाराज किसी परेशानी में है। इसलिए वह बोला, आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं। महाराज, अगर आप चाहें तो अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं। हरिकांत अपने कबूतर को झोले में रखकर उनसे बात करने आया था। राजा प्रताप सिंह ने एक क्षण सोचा, फिर हरिकांत को अपनी परेशानी बताई। उनकी बात सुनकर हरिकांत ने कहा, तो सुल्तानगढ़ के राजा के इस पैगाम ने आपको परेशान कर रखा है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर दे दूं। राजा बोले, अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारा हम पर बहुत ही उपकार होगा। हरिकांत ने अपने झोले में से कबूतर को निकाला और उस घेरे के बीच में कबूतर को छोड़ दिया। कबूतर एक क्षण के लिए रुका और उस घेरे के बाहर पड़े हुए गेहूं के दानों को देखने लगा। फिर आगे बढ़कर उसने सारे गेहूं के दाने फटाफट चुन लिया। थोड़ी ही देर में कबूतर गेहूं के सारे दाने खा चुका था। ये देखने के बाद सुल्तानगढ़ से आए हुए राजदूत ने हाथ जोड़कर महाराज से कहा, धन्यवाद महाराज, मुझे अपने पैगाम का उत्तर मिल गया है। अब मैं यहां से चलता हूं। दूत के जाने के बाद महाराज ने हरिकांत से पूछा, एक बात बताओ हरिकांत, ये कबूतर तुम किस लिए लाए थे? महाराज, मैं इसे आपको उपहार के रूप में देने के लिए लाया था, किंतु मुझे खुशी है कि यह आपकी परेशानी को हल करने का एक माध्यम बन गया। बात असल में यह थी कि मैं पहली बार आपके दर्शन के लिए आ रहा था। इसीलिए मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि खाली हाथ महाराज के दर्शन के लिए जाना ठीक नहीं है, कुछ न कुछ भेंट उन्हें अवश्य देनी चाहिए। तो मैं यह कबूतर आपको उपहार के रूप में देने के लिए ले आया। राजा ने बड़ी ही खुशी से हरिकांत का उपहार स्वीकार किया। फिर कहने लगे, लेकिन एक बात और बताओ हरिकांत, तुमने सुल्तान गांव के राजा सुल्तान सिंह के पैगाम को समझाने का प्रयास करो ताकि उसका क्या मतलब था और तुमने कैसे उत्तर दिया, यह समझना बहुत ही सरल है। तब हरिकांत कहता है, महाराज, सुल्तानगढ़ के राजा ने आपके राज्य पर आक्रमण करने का संकेत दिया था और वह आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। मैंने एक कबूतर को उनके पास छोड़ दिया, उनके दानों को साफ करके दिखाया कि हमारी सेना उनके साथ कैसे लड़ सकती है, जैसे कि गेहूं के दानों को साफ कर दिया। हरिकांत की बात सुनकर राजा खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा हरिकांत, तुम्हारे उत्तर ने हमें खुशी दी है। हम तुम्हें अब हमारे सलाहकार के रूप में चुनते हैं। महामंत्री जी, हरिकांत के लिए एक शानदार भवन तैयार करवाई है। इस दिन के बाद हरिकांत ने राजा के विशेष सलाहकार के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। माता पार्वती कहती हैं, यह कहानी सुनकर मैं समझ गया। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी का समापन करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।